नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में? आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रवीण वाजपेयी। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरी लेंगे, उससे पहले बात करेंगे कि जब भी हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम अपने करते हैं, कैसे डिसाइड करें कि कब एग्जिट करना है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने आज पोर्टफोलियो क्रिएट किया, लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं, 5-10 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं, बट मार्केट कंडीशंस इस तरीके की हैं, आप अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं तो आपको लग रहा है कि निकल जाएं। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने ऑलरेडी काफ़ी होल्ड किया लेकिन आपके फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव साइड पे परफॉर्मेंस है, तो आपका मन करेगा कि इस पोजीशन से एग्जिट करें। तो ऐसे में इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं। प्रबलिन, समझाइए आपके हिसाब से कब वो राइट टाइम होता है जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना चाहिए? जी। नमस्कार दीपाली। एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से इस टाइप के जो डाउट्स हैं इन्वेस्टर्स के माइंड्स में काफ़ी रेगुलरली आ जाते हैं, स्पेशली जब मार्केट्स में या तो बहुत ज़्यादा यूफ़ोरिया हो या मार्केट्स में हम करेक्शन देखते हैं, बिकॉज़ तब हम एक्सट्रीम बिहेवियर भी देखते हैं अमंगस्ट इन्वेस्टर्स। सो इस चीज़ का मेरे ख्याल से जो सबसे सरल तरीका है करने का कि आप कुछ 4-5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे चलें। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फंड आपके पोर्टफोलियो में है जो आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया था एंड अब वो पर्पस या वो गोल नहीं है और आपका चेंज होना चाहिए वहां पे उस चीज का जो एलोकेशन है, तब दीपाली वहां पे एग्जिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसे होता है कि घर की डाउन पेमेंट या गाड़ी लेने के लिए कई बार कुछ आप चाहते हैं कि सम अमाउंट आप लो रिस्क में रख लें, पर मान लीजिए कि आपने अपने किसी दूसरे बोनस से या आपने किसी दूसरे सोर्स से उस अमाउंट का जो आपको रिक्वायरमेंट था आपने उसको पूरा कर लिया है। तब आप ऐसे में इस तरीके के फंड को एग्जिट करेंगे और आप उसको अपने गोल्स के हिसाब से रीअलाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बल्कि हेजिटेशन नहीं करनी है कि आपको एग्जिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो डेफिनिटली आपको एट ऑल टाइम्स आपका जो मिसमैच नहीं निकल के आना चाहिए आपके करंट पोर्टफोलियो में और उसकी अलाइनमेंट अलोंग विद योर गोल्स। सेकंड, हम ऐसी सिचुएशंस में एग्जिट कर सकते हैं जब कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज आया हो स्कीम्स में जिससे आपका जो रिस्क एपेटाइट है और जो उस स्कीम का है, उस फंड का रिस्क एपेटाइट जो वो रिस्क मीटर पे दिखाता है, उसमें मिसमैच आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपने सर्टेन फंड्स एक अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाया है एंड दीपाली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पोर्टफोलियो का, वहां पे कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं कि आपको लगता है कि अब आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो अधिक है जितना आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो ऐसे में डेफिनेटली आप एग्जिट कर सकते हैं। थर्ड इज एट द टाइम ऑफ आप एसेट रीबैलेंसिंग के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जो हम ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स हैं वो कैसे निकल के आते हैं आपके एसेट एलोकेशन से, और इसी में आपका कितना पोर्शन इक्विटी में होना चाहिए, विद इन इक्विटी लार्ज में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में कितना होना चाहिए। हम इस चीज को भी यूजुअली डिवाइड करके चलते हैं, डेट इक्विटी में या गोल्ड में कितना होना चाहिए। सो अगर मार्केट के उतार और चढ़ाव से ये एलोकेशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हों, तब आप डेफिनेटली आपको एग्जिट कॉल्स लेने चाहिए उन स्पेसिफिक फंड से जहां पे ये मिसमैचेस शुरू हो गए हैं एंड अपनी एसेट की रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट वे जब आप एग्जिट कर सकते हैं। बट स्वाति जो सॉरी दीपाली, जो आपने मेंशन किया कि अंडर परफॉर्मेंस, ये सबसे हम कॉमनली सीन रीजन देखते हैं कि निवेशक अक्सर एग्जिट कर जाते हैं किसी अंडर परफॉर्मिंग स्कीम से, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। एट व्हाट टाइम आप अंडर परफॉर्मेंस को सीरियसली लें इसके बारे में मैं बताऊंगी। अगर आपने किसी फंड को देखा है कि वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा हो, आप नियर टर्म का परफॉर्मेंस मत देखिए कि पिछले 6 महीने में या 1 साल में आपने फंड ने क्या किया, पर अगर उसने लगातार अबाउट 6 टू 8 क्वार्टर्स आपको लगता है उसने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है, अपने पीयर्स को नहीं बीट किया है, तो एक रेड फ्लैग डेफिनेटली वहां पे बन जाता है कि आपको उसको रिव्यू करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। बट दीपाली,
शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देख के। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर हम देखें तो टाटा स्मॉल कैप का एक अगर हम साल का रिटर्न देखें तो 14.5% नेगेटिव में है। एट द सेम टाइम एचडीएफसी स्मॉल कैप का साल भर का रिटर्न नेगेटिव 2.5% है। तो ऐसे में शायद किसी को लगेगा कि मैं अपने टाटा स्मॉल कैप से निकल के वहां चला जाऊं, बट ऐसा नहीं है। जब हम लंबे समय का रिटर्न्स देखें और हम एसआईपी रिटर्न्स देखें तो दोनों ने 7 साल के पीरियड में 23 और 22% के रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट रोलिंग रिटर्न्स पे अगर हम देखें तो टाटा स्मॉल कैप ने बीट भी किया है एचडीएफसी को। सो आप शॉर्ट टर्म के मूवमेंट को देख के नहीं, पर अगर आपको कोई चीज कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग लगती है तब वो भी एक और रीजन होगा एग्जिट करने का। एंड उसके अलावा जब आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो ये 4-5 सिचुएशंस है दीपाली जहां पे निवेशकों को अपने उससे निकल जाना चाहिए एलोकेशन से। अदर देन जब ऑफ कोर्स आपके गोल्स फुलफिल होने वाले हैं या आप बहुत पास पहुंच गए हैं अपने गोल्स के, वो तो एक प्राइमरी फैक्टर होता ही है। अच्छा चलिए, तो एग्जिस्टिंग एग्जिट करने की बात हुई, लेकिन एक क्विकली एक सवाल और जो कि इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारे डिस्कशन से, कि जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करें तब फंड्स की एटलीस्ट कितने टाइम होराइजन की परफॉर्मेंस को देखें और उसके बाद डिसीजन लें कि इसमें एक्सपोजर लेना है या फिर नहीं। जी, जी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है दीपाली जो आपने पूछा, क्योंकि ज़्यादातर निवेशक हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 टाइप के रिटर्न्स की अवेलेबिलिटी होती है और सबसे जो फेवरेट होता है सबका, हम लोग ट्रेलिंग रिटर्न्स देख के चलते हैं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। पर वो रिटर्न ऑलरेडी आ चुके हैं दीपाली, और कई बार वो हमें सही गाइडेंस नहीं देते हैं कि स्कीम लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन कर रहे हो, तब आप डिफरेंट पैरामीटर्स पे रिटर्न्स को देख के चलें। आप 1 ईयर रिटर्न्स डेफिनिटली देख सकते हैं कि अच्छा पिछले 1 साल में पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, बट एट द सेम टाइम आपको लंबे समय के एसआईपी रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स दीपाली जो हैं वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका है परफॉर्मेंस को गेज करने का। सो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। और इसके लिए आप प्लीज़ 5 टू 7 इयर्स का मिनिमम पीरियड लीजिए, जिसमें आप 2 ईयर या 3 ईयर की रोलिंग विंडो को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे कोई भी जो इवेंट्स आते हैं मार्केट में जिससे अचानक से उतार-चढ़ाव हो सकता है, वो आपके रिटर्न्स को, रोलिंग रिटर्न्स को फ्लैटन कर देता है। ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से आपके रिटर्न ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि किसी ने अगर मार्च 2020 में निवेश किया हो दीपाली, तो उनका कैसा भी फंड हो उसका आज रिटर्न हमें बहुत अच्छा दिखेगा। बट इसका नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि आज भी उसमें लगाया जाए तो वो उतना ही अच्छा फंड है। और ये दुविधा जो है वो रोलिंग रिटर्न्स मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सॉल्व कर देते हैं। तो एक आप प्लीज़ सारे तरीके के रिटर्न्स को देखिए, ट्रेलिंग को भी देखिए, एसआईपी, बट रोलिंग को डेफिनिटली देखिए। और जब भी हम अपना पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तब आप एक एडिक्वेट टाइम देख के चलिए कि आपको परफॉर्मेंस मतलब किसी भी फंड को 2 से 3 साल का मिनिमम टाइम पीरियड देना है, ताकि वो अपना रिटर्न दिखा पाए, बिकॉज़ हर फंड की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, किसी की ग्रोथ, किसी की वैल्यू, किसी की मोमेंटम, और मार्केट्स के उतार-चढ़ाव और डिफरेंट साइकिल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। सो उसके हिसाब से आपको मेरे ख्याल से थोड़ा वक़्त ज़रूर देना चाहिए अपनी किसी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को। ओके, चलिए, तो ये तमाम डिटेल्स शेयर की प्रबलीन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कब एग्जिट करें, क्या पैरामीटर्स रहते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, कब स्ट्रैटेजी एग्जिट की प्लान करनी है। चलिए अब बात करते हैं व्यूअर से। पहले व्यूअर रवि हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम, एंड थैंक फॉर टेकिंग द क्वेश्चन। अब मैडम मैंने मेरा पोर्टफोलियो भेजा है जो मैं मंथली ऑलमोस्ट 2,40,000 का एसआईपी करता हूँ, ऑलमोस्ट 6 फंड। तो मेरा 3 क्वेश्चन है कि ये इतना एसआईपी के लिए 6 फंड इज एडिक्वेट फंड क्या और कुछ और कम करना चाहिए या फिर एडिशन करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 2 मल्टी कैप रखा है, तो ये आइडियल स्ट्रेटेजी है एंड इज इट गुड टू हैव 2 मल्टी कैप फंड? और तीसरा, मुझे ना एडिशनल और लमसम 40 लाख इन्वेस्ट करना है, तो अभी ये मार्केट साइडवेज है फ्रॉम लास्ट 18 मंथ, सो इज इट अ गुड आइडिया कि मैं इसको थोड़ा 2-3 महीने में एक साथ डाल दूं या फिर उसको स्टैगर्ड वे से 6 महीना या फिर 8 महीना में उसको इन्वेस्ट करूं? थैंक यू। ओके, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया, क्वेश्चन तो इन्होंने पूछ ही लिया। मैं पोर्टफोलियो जो इनका क्वेश्चन है वो पूरा समअप कर देती हूँ। 2,15,000 के सिप कर रहे हैं, 45 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। कॉल्स इनके अलग अलग हैं। 6 इयर्स में 30 लाख, 12 इयर्स में 30 लाख, देन 11 इयर्स में 60 लाख, 18 इयर्स में 60 लाख, एंड देन रिटायरमेंट के लिए 16 इयर्स में 6 करोड़। 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। एक्टिव एसआईपीज कहाँ है? वाइटो कैपिटल मल्टी कैप 50,000,
50,000 निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एडवाइज लार्ज मिड कैप 50,000, 25,000 एडवाइज मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप 25,000, 15,000 है इनका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। इसके अलावा ईपीएस में मंथली जा रहा है 26,000, एनपीएस से मंथली जा रहा है 5,000। बताइए इनकी प्लानिंग, इनके गोल्स पर राय। जी दीपाली जी, जो रवि जी का पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से उन्होंने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है, पर उससे पहले हम लोग एक दिन गोल्स की बात करते हैं। इन्होंने अपने 5 गोल्स लिस्ट डाउन किए हैं। फर्स्ट गोल है फॉर जो एजुकेशन, जिसमें हमें 30 लाख चाहिए करीबन 6 साल बाद। अगर हम यहाँ पे 9% का इन्फ्लेशन लेके चले एजुकेशन में, तो दीपाली सेम गोल के लिए टेक्निकली जो हमें फ्यूचर में पैसा चाहिए होगा वो करीबन 50 लाख है 6 इयर्स लेटर। और इसके लिए हम जो इनका करंट लमसम है, मतलब 25.5 लाख बेसिकली इस गोल के लिए इनका एलोकेट होएगा, इस गोल को पूरा करने के लिए। तो रवि जी का 25.5 लाख इनके फर्स्ट गोल जो एजुकेशन का है उसकी तरफ एलोकेट होगा। इनका जो सेकंड गोल है, हम टाइमलाइन वाइज ले रहे हैं, जो 11 साल बाद है, जहां पे इनको 60 लाख चाहिए आज के डेट का, वो फ्यूचर में 1.54 करोड़ बन जाएगा और इसको करीबन आज का 44.5 लाख पूरा करेगा। और हम ये सारे कैलकुलेशंस जो है, एजुकेशन में इन्फ्लेशन हम 9% ले रहे हैं, मैरिज में 8% एंड रिटायरमेंट के लिए 6%, एंड दीपाली हमने 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस लेके चले हैं। तो इनका अनदर 44.5 लाख इनके सेकंड गोल जो है, सेकंड एजुकेशन का है बेसिकली, उसमें चला जाएगा। उसके बाद इनके फर्स्ट चाइल्ड के मैरिज का जो आज इन्होंने डाला है कि इनको 30 लाख चाहिए, वो कल को जाके आज से 12 साल बाद करीबन जो अमाउंट है वो रिक्वायरमेंट करीबन 75.5 लाख की बन जाएगी, जिसके लिए ये थोड़ा लमसम करीबन 15 लाख का यूज करेंगे और साथ में अबाउट 5 to 6,000 की एसआईपी से उस गोल को ये पूरा कर लेंगे। तो इनके 3 गोल्स आराम से पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी। फोर्थ गोल जो इनका है वो अपने सेकंड चाइल्ड कि अगर हम मैरिज का लें तो उसके लिए हमने 60 लाख एज ऑन डेट डाला है, जिसमें हमें फ्यूचर में करीबन 2.4 करोड़ चाहिए होगा आफ्टर 18 इयर्स। ये हम एसआईपी से पूरा करेंगे, जिसके लिए हमें करीबन 31,000 की एसआईपी की रिक्वायरमेंट है। एंड फाइनली रवि जी का जो रिटायरमेंट गोल है दिवाली, यहाँ पे करीबन 6 करोड़ का इन्होंने खुद से एक टारगेट कॉर्पस बनाया है। पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तब आपको पहले अपने घर का खर्च जो है वो जरूर पता होना चाहिए। और अगर हम आज 1 लाख के घर के खर्च के ऊपर एस्टिमेट लगाएं तो इनको फ्यूचर में, अगर ये 16 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, इनको फ्यूचर में करीबन 9 करोड़ का कॉर्पस एक्चुअली चाहिए होगा, अबाउट 9.2 करोड़। और उसको पूरा करने के लिए इनको 1.6 लाख मंथ की ऑलमोस्ट एसआईपी की रिक्वायरमेंट है, जो ये कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उसको पूरा कर लेंगे। बट सो गोल्स वाइज दीपाली इनके सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इनकी करंट इन्वेस्टमेंट से। और इनका ईपीएफ और एनपीएस करंटली इन गोल्स पूरा करने के लिए टच नहीं हो रहा है। पर रिटायरमेंट गोल्स के लिए रवि जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप देख लीजिएगा कि आपका खर्चा 1 लाख महीना है या 1.5 लाख है, मतलब उसका हमें रीअसेसमेंट अदरवाइज करना पड़ेगा। कमिंग टू इस पोर्टफोलियो दीपाली, जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स है मेरे ख्याल से काफी ठीक है। ये 2 मल्टी कैप भी रख सकते हैं बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। इनने एक पैसिव फंड भी डाला है जो लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड है। एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है, बल्कि इनके पास टाटा स्मॉल कैप है विच इज, जिससे हम डिस्कस कर रहे थे, अभी अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले 1 साल में, बट इट्स अ गुड परफॉर्मर। तो मेरे ख्याल से जो इनका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ये अपने उसको स्प्लिट कर ले। आधा पैसा जो करीबन 25.5 लाख जो इनको फर्स्ट गोल के लिए चाहिए अपने फर्स्ट चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, वहां पे ये 2 हाइब्रिड्स या फिर एक लार्ज कैप और एक हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन में उस 25.5 लाख को निवेश कर सकते हैं। और जो इनका बचा हुआ पैसा होगा इस एडिशनल 40 लाख में से, जो बचा हुआ 15 लाख या 13.5 लाख जो इनका बच रहा है, वो अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स में डाल दे। मेरे ख्याल से उसमें से 50% वो एक गो में डाल सकते हैं और बाकी 50% को ये एसटीपी कर सकते हैं, ताकि अगर एकदम से रैली आती है, इन केस टैरिफ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं या कोई मार्केट में एकदम से तेजी आती है, तो वो इसको मिस आउट ना करे। पर एट द सेम टाइम ये अपना रिस्क भी नहीं बढ़ा रहे हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके। टाटा स्मॉल कैप में लमसम अलाउड नहीं है, तो उसमें इनको एसटीपी ही करना होगा। ओके चलिए, तो डिटेल में यहाँ पर प्रबलीन ने पूरे सवाल का आपका जवाब दिया। आपके सारे गोल प्लानिंग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो तमाम बातें आपको बताई हैं। अकॉर्डिंगली आप कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए, लंबी अवधि का व्यू है, टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। अगले व्यूअर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से विवेक कनेक्टेड है। विवेक नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, कोटक मल्टी कैप 5,000
कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 5000, SBI बैंकिंग फाइनेंशियल फंड 2000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 3000, कोटक हाइब्रिड 2000, पॉइंट मल्टी एसेट फंड 2000। तो टोटल ऐसा भी मेरे पास मैडम अभी 24,000 का है। और इसमें मेरा तकरीबन 1,85,000 का ELSS फंड कॉर्पस पड़ा जो विड्रॉ मुझे करना है अभी, तो इसको मुझे री इन्वेस्ट करना है। और टोटल कॉर्पस अभी है 10,50,000 का। और आई विल इंक्रीज माई SIP बाय 10% एवरी ईयर। ठीक है। और ये टारगेट मेरा है नेक्स्ट फॉर 15 ईयर्स। तो मैं कितना कॉर्पस में एक्यूमुलेट कर लूंगा? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो तो बता ही दिया प्रबलीन, 24,000 की सिप है, 10% एनुअल स्टेप अप भी करेंगे, 10.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू और ELSS का कॉर्पस है लगभग 2 लाख का, वो री इन्वेस्ट करना है। 15 साल का होराइजन है, बताइए सजेशंस। दीपाली, इनकी 24,000 की SIP है और ऑलरेडी ये 10,500 लाख आपके लिए जमा कर चुके हैं। सो अगले 15 साल में ये करीबन 2.5 करोड़ जमा कर सकते हैं अगर हम 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ चल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से एक डिसेंट अमाउंट है जो इनके लिए बन जाएगा। इनके पास अगर अभी हम पोर्टफोलियो में देखें तो कोई भी डेडिकेटेड मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड नहीं है, पर इन्होंने एक सेक्टोरल फंड उठाया हुआ है बैंकिंग का, क्वांट का मल्टी एसेट और कोटक हाइब्रिड। मेरे ख्याल से ये तीनों फंड दीपाली यहाँ पे बंद किए जा सकते हैं फॉर SIP, क्योंकि मेरे ख्याल से विद 15 ईयर होराइजन हमें इस टाइम पे इतने ज्यादा हाइब्रिड्स की जरूरत नहीं है, ना ही हमें एक सेक्टोरल फंड की जरूरत है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज इट इज ज्यादातर सारे फंड्स में कुछ ना किसी रूप में एलोकेशन हमें मिल ही जाती है। सो ये तीनों स्टॉप हो सकते हैं। इसके अगेंस्ट ये जो 6,000 का इनका SIP अमाउंट बचेगा, इसमें ये एक मिड कैप फंड को जोड़ सकते हैं, तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंडेंस भी हो जाएगा। एंड इवेंचुअली जब ये अपने स्टेप अप्स करें और SIP अमाउंट बढ़ाएं, तब ये एक लार्ज कैप फंड और ग्रेजुअली एक मेरे ख्याल से कमोडिटीज में ये अपने लिए एक गोल्ड भी जोड़ सकते हैं आगे चल के। बट फॉर नाउ दीपाली, ये 3 फंड्स को रोक के अपने लिए एक मिड कैप फंड जोड़ लें। एंड उसके अलावा अपने ELSS को एक बार चेक कर लें, अगर परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, अंडर परफॉर्मेंस नहीं है या कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको बने भी रह सकते हैं, बिकॉज वो ग्रो तो कर ही रहा है अगर वो आपको टैक्सेशन के बेनिफिट्स नहीं भी दे रहा। ओके, और 15 इयर्स में कितना एक्सपेक्ट करें ये रिटर्न? 2.5 करोड़। ओके, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और व्यूअर की। योगेश ने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है, हिमाचल प्रदेश से, 46 साल इनकी उम्र है, मंथली सिप है 6,300 की, 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? ICICI प्रू मल्टी एसेट 2,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना ICICI प्रू लार्ज कैप में, 1,000 HDFC मिड कैप में, 900 रुपए ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में, 900 रुपए जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में और 500 रुपए DSP हेल्थ केयर फंड में। बताइए इनके लिए सजेशंस। जी, सो योगेश जी का जो पोर्टफोलियो है दीपाली, पहले वहां पे मैं सजेशन दे दूं कि इनके पास ICICI का लार्ज कैप है और साथ ही निफ्टी 50 भी है, जिनका ऑलमोस्ट 60% का ओवरलैप है पोर्टफोलियो का, और इनका काफी लंबे समय का 20 इयर्स का पोर्टफोलियो का नजरिया है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों फंड्स को इनको स्विच करके ICICI के निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में डाल देना चाहिए, कंबाइन करके इस अमाउंट को। तो ये करीबन 1,900 रुपए हो जाएंगे। अगर इसको पूरा 2,000 कर दे और बेहतर है। अपने HDFC के मिड कैप फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। जियो का फ्लेक्सी कैप जो है, जो ब्लैक रॉक का आया है, वो तो बहुत ही नया है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे अभी कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। बाकी साथ में ये सेक्टोरल फंड को मेरे ख्याल से अवॉइड कर सकते हैं। अलग से DSP हेल्थ केयर वगैरह जो सेक्टोरल फंड्स है, इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनिशियली इन द पोर्टफोलियो, तो इसको ये अवॉइड कर सकते हैं। इंस्टेड ये अपने लिए एक मल्टी कैप फंड जोड़ ले, और अगर मल्टी कैप फंड की जगह अगर ये एक स्मॉल कैप का जोखिम उठा सकते हैं, देन दीपाली ये अपने लिए एक स्मॉल कैप भी जोड़ सकते हैं। सो वन ऑफ द टू। और ये इनका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट मीट हो जाएगा इनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ। पर 1 करोड़ की जो कीमत है वो 20 साल में सिर्फ आज के 31 लाख के बराबर होगी दीपाली, तो ये एक छोटा इशू है। तो अगर ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ चाहते हैं, तब इनको 3.2 करोड़ जमा करने हैं, और उसके लिए इनको ओवरऑल 30,000 की SIP की रिक्वायरमेंट है। और अगर स्मॉल कैप फंड ये जोड़े तो कुछ नेम्स आप सजेस्ट करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में? जी दीपाली, ये देख सकते हैं, टाटा देख सकते हैं, इन्वेस्को देख सकते हैं, बंधन देख सकते हैं, HSBC, एनी क्रेडिबल फंड हाउस, कोई भी अच्छे नाम पे जिनके रोलिंग रिटर्न्स इनको सही दिखे। ये जो 4 नाम लिए, इनमें से मेरे ख्याल से कोई चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। ICICI प्रू लार्ज कैप और निफ्टी 50 फंड से निकलने की सलाह है। आप या तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कोई स्मॉल कैप फंड भी जोड़ सकते हैं। 2-3 नाम यहाँ पर सुझाया आपको प्रबलीन ने। और इसके अलावा HDFC मिड कैप, जियो फ्लेक्सी कैप में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं।
20 साल में 12% का रिटर्न जो आमतौर पे हम एज्यूम करते हैं वो मान के चलें तो आप अपना गोल हासिल कर लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। आज के 31 लाख के बराबर आपके 20 साल बाद 1 करोड़ होंगे जो कि आप एक्यूमुलेट करेंगे। तो या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए या फिर स्टेप अप आप कीजिए कंसिस्टेंटली, ताकि आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकें। चलिए पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स जो प्रबलीन के चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। बताइए प्रबलीन, आपकी चॉइसेस। सो दीपाली, एक जो पैसिव स्ट्रैटेजी है वो है निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी। अगर लार्ज कैप का एक्सपोजर कोई लेना चाहते हैं, अगर कोई फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई थिंक फ्लेक्सी कैप फंड ये एक अच्छा फंड निकल के आ रहा है। इसका भी पूरा हमारे पास 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट जो 3 ईयर के इसके रेशियोज दिखते हैं वो इनकरेजिंग है। इन्वेस्को का मेरे ख्याल से स्मॉल कैप अगेन इसका 7 ईयर्स हो चुके हैं, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एंड निपॉन का मल्टी कैप देख सकते हैं जो काफी लंबे टाइम से वन ऑफ द ओरिजिनल मल्टी कैप फंड्स एक्चुअली। एंड निपॉन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों को मैनेज करने में एक मेरे ख्याल से अच्छा सक्षम फंड हाउस है। ओके चलिए, तो डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ये चॉइसेस हैं प्रबलीन की तरफ से। आप एक भी कर सकते हैं, कोई कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग हो, या फिर इन चारों चॉइसेस के साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू प्रबलीन आने के लिए शो में और अपनी फंड चॉइसेस बताने के साथ साथ तमाम क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।